दोस्तों, अगर आप बीपीएससी या बिहार की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिहार स्पेशल की तैयारी करना काफ़ी मस्ट हो जाता है। और उसी के करीब में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, नो योर डिस्ट्रिक्ट नाम से, जिसमें आपको पता है कि बिहार के जो टोटल हैं वो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो एक एक करके 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो आपकी बिहार स्पेशल की स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और इस डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री में आपको एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक का आपको हिस्ट्री मिलेगा, इकोनॉमिक मिलेगा और ज्योग्राफी जो कि फिक्स है वो आपको मिलेगा ही। ठीक है। और ये जब आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का जान चुके होंगे ना, और जब कंबाइन आप 38 डिस्ट्रिक्ट को एक साथ करेंगे तो आपका जो इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा बिहार के हिस्ट्री को समझने की, यहाँ की इकोनॉमी को समझने की, यहाँ का जो ज्योग्राफी है उसको समझने की, ये बहुत बड़ा होगा। फिर बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेंगे, क्योंकि सारी नॉलेज जो है वो आपके पास होगा। तो इसी कड़ी में हम लोग पहला वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। और इसमें सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट आज हम लोग पिक कर रहे हैं वो है पटना। ठीक है, क्योंकि पटना आपको पता है कि बिहार का कैपिटल है। ठीक है। और सिंपल सी इसकी अगर आपको बाउंड्री देखनी है किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, फिर यहाँ पे आप आओगे तो जहानाबाद, अरवल, भोजपुर और सारण। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे बाउंड्री जो है वो टच होती है किसकी, पटना की। और ये पटना का डिटेल मैप है। तो इसमें पटना के जो सिटीज हैं उनके बारे में भी नाम है, जो एरिया हैं अलग अलग उनका भी नाम है। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको पता है कि पटना जो है वो क्या है, एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट है। और ये हमारी जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं ना, उन 38 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा पॉपुलस्ट डिस्ट्रिक्ट है कौन, पटना। ठीक है। और ये गंगा रिवर के किनारे हैं, ये तो आप सभी को पता है। और अर्लियर में इसको मगध के नाम से भी जाना जाता था। अब देखो, पटना किस किस डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, तो मैप में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है। 4 और भी रिवर्स हैं जो पटना में बहती हैं, उसमें सोन, घाघरा, गंडक और पुनपुन है। गंगा तो बहता ही है। मेनली जो है वो पटना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल सेंटर है। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल सेंटर पटना को कंसीडर करा जाता है। अब इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो पटना का जो ओरिजिनली नाम था वो पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्नम, पाटलीग्राम और कुसुमपुर। और इसका जो लास्ट नाम था वो था अजीमाबाद, है ना, जो मुगल्स के टाइम में थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि अजीमाबाद का जो नाम है वो चेंज करके पटना कर दिया। अब आप देखोगे तो ये सारी जो नॉलेज है ये आपको कहाँ पे मिलती है, तो चाइनीज ट्रेवलर्स आए थे उस टाइम में और उन्होंने अपने जो बुक है, बायोग्राफी है, इन सारी चीज़ों में जो है वो इसका मेंशन करा था। उसी में से एक चाइनीज ट्रेवलर थे, फायान, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। और ये पालीबोत्रा थे जो कि ग्रीक हिस्टोरियन थे। और पटना विजिट किया गया था एक ग्रीक हिस्टोरियन के द्वारा जो कि मेगास्थनीज हैं, और इन्होंने अपने बुक एंडिका में इसके जिक्र करी है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गए पटना के बारे में। अब आप देखोगे तो पटना एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन टाइम से ही वो बहुत सारे जो मेनी किंगडम्स का पार्ट रहा है, जिसमें कौन कौन से किंगडम है यहाँ पे देखो, हरियंका, नंदा, मगध, मौर्यन, सुंगा, कानवा, गुप्ता, पाला और सूर्य किंगडम। इन सब का क्या ये पार्ट रहा है, यानी कि सेंटर का पावर रहा है कौन, पटना। आगे बात करते हैं। देखो, पटना जो है वो माना जाता है कि एंशियंट नॉलेज का ये पूरा का पूरा फाउंटेन हेड है, यानी कि एंशियंट नॉलेज और विजडम। क्यों? क्योंकि आपको पता है नालंदा जैसी चीज़ें जो है वो हमारे पास हुई हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि ये नॉलेज एंड विजडम का केंद्र था पटना, क्योंकि यहाँ हमने वर्ल्ड के बहुत मोस्ट स्कॉलर्स को हमने रिप्रोड्यूस करा है। जैसे आप देखोगे आर्यभट्ट, जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर्स हैं और मैथमेटिशियन हैं। आप सभी को पता है कि उन्होंने जीरो की आविष्कार करी, और पाई का जो है वो करेक्ट डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 4 प्लेसेस तक। आप पाई की वैल्यू पढ़ते हो ना, कितना पढ़ते हो, 3.143, आप इतना ही कंसीडर करते हो। एक और पॉइंट आगे तक जो है वो इन्होंने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बताई थी, कौन, आर्यभट्ट ने। तो अगर आप मैथमेटिक्स आपका ऑप्शनल है तो आप ध्यान रखना, आपसे इंटरव्यू में ना पूछा जा सकता है इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं।
अश्वघोषा, ये क्या है, पोएट्स हैं और काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, बुद्धिस्ट राइटर है। अब देखो चाणक्य या कौटिल्य की बात करें तो दोनों एक ही पर्सन हैं और ये भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। और आपको पता है कि आज के टाइम में जो अर्थशास्त्र है वो कितना पॉपुलर है। एक और राइटर हुए थे, वो हैं एक और स्टेट क्राफ्ट हुए थे जिसका नाम है पनीनी। ये हिंदू एंशियंट ग्रामेरियन है ना। इन्होंने फॉर्मुलेट करी थी बहुत सारी जो रूल है संस्कृत की मोर्फोलॉजी की। और लास्ट वत्सायन, आपको पता है कामसूत्रा इनके द्वारा लिखा गया है और पूरे वर्ल्ड में इसको पढ़ा जाता है, अपनाया जाता है। तो ये जो है वो नॉलेज और विजडम का केंद्र रहा है इन लोगों की वजह से पटना। ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि अफगान एम्पायर शेरशाह सूरी जो है वो पटना आते हैं 16th सेंचुरी में। और यहाँ पे वो एक फोर्ट बनाते हैं जो कि अफगान आर्किटेक्चर स्टाइल में, और पटना को वो रिवाइव करते हैं। अब देखो, पटना जो है वो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर का भी पार्ट रहा है। अब मुगल एम्पायर जो अकबर्स थे, वो ऑफिशियल हिस्टोरियन अब्दुल फैजल रेफर्स करते हैं हाई क्वालिटी न्यूमरेशन स्टेंट ऑफ रिच ग्राउंड इन द पटना। अब देखो यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि पटना जो है ना वो काफ़ी चीज़ों के लिए पॉपुलर था, जैसे कि आप सेंटर ऑफ पेपर्स, स्टोन, ग्लास इंडस्ट्री, इसके लिए काफ़ी पॉपुलर था उस टाइम में भी। अब देखो 1704 में यानी कि 1704 में मुगल एम्पायर औरंगजेब ने पटना का जो नाम है उन्होंने अजीमाबाद रखा था। ठीक है। उनके प्रिंस थे ग्रैंडसन प्रिंस मोहम्मद आजिम, उन्हीं के नाम पे अजीमाबाद रखा गया पाटलिपुत्र का नाम। जो कि बाद में क्या हुआ कि 1620 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश करा, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी और उसने यहाँ पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत अलग अलग आइटम्स की करी, जैसे कि कलिका, सिल्क, इंडिगो, ओपियम और साल्टपीटर। और ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि अजीमाबाद का जो नाम है वो अगेन पटना कर दिया। ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। 1912 में यानी कि 1912 में जब बंगाल प्रेसिडेंटी का पार्टीशन हुआ तो पटना बंगाल से अलग हुआ और पटना जो है वो कैपिटल बना किसका, तो आप देखोगे ब्रिटिश प्रोविंसेस ऑफ बिहार और उड़ीसा। तो उन्होंने क्या करा कि बंगाल का पार्टीशन करा। बंगाल के पार्टीशन की वजह से बिहार और उड़ीसा जो है वो एक साथ आया और ये उसका कैपिटल बना। आगे आप देखोगे तो बिहार के यानी कि पटना के जो लोग थे ना, वो पटना के लोग ने काफ़ी जो हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा था। ठीक है। और आज के टाइम में आप देखोगे तो पटना जो है वो एसोसिएटेड है किस, 3 रिलीजन के बेस पे। आप देखोगे तो यहाँ पे रिलीजन में बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखेज। तो इससे पटना जो है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं। अब पटना जो है वो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अब इसके अंदर आप जाओगे तो 6 सब डिवीज़न आपको मिलेगा और 23 ब्लॉक्स मिलेंगे। अब ये सब का नाम आपको याद नहीं रखना। अगर आप ओरिजिनली पटना से बिलोंग्स करते हो तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पटना से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आपको इतनी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। अब आगे देखो, ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि पटना में पंचायत की नंबर कितनी है, तो ये है 330। और यहाँ पे पटना में पटना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कितने गांव हैं, तो ये हैं आपके 1157। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इकोनॉमिक प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में मेन जो प्रोडक्ट हैं वो है पेड़ी, माइज, पल्स और वीट। पेड़ी मतलब आपको पता है धान, मक्का, दाल और गेहूँ। ऑयल भी यहाँ पे क्या किया जाता है, उगाया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। अब देखो पटना का जो इकोनॉमी है ना वो काफ़ी सस्टेन कर रहा है लंबे टाइम से, और ये आप कह सकते हो कि काफ़ी फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है पटना का। हम लोग आगे पटना के बारे में पढ़ेंगे भी। तो इसका रेट अगर देखोगे वर्क पार्टिसिपेशन में तो 30% है। यही चीज़ का जो है वो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है वो यहाँ पे डेटा दे रखा है, तो वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ी सी ऑब्जर्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ये है ज्योग्राफिक लोकेशन पटना का। तो देखो ये लैटिट्यूड है इसकी और ये लॉन्गिट्यूड है इसकी। उतने डिटेल में इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप टेम्परेचर देखोगे तो मिनिमम 1.1 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम जो है वो 46.6 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। एवरेज रेनफॉल जो है वो आपका ये है, और ये एरिया हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया।
ये छोटी छोटी फैक्ट हो गई, ये उतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको पता है कि मोस्ट पॉपुलस है, सेक्स रेशियो आप याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ याद कर सकते हो। तो सेक्स रेशियो कितनी है यहाँ पे, तो 873 है पर 1000 मेल पे, यानी कि इतनी लड़कियां हैं इतने लड़के पे, ठीक है। लिटरेसी रेट जो है वो पटना का 63% है। यहाँ पे मेन लैंग्वेज जो बोली जाती है उसमें शामिल है मगधी, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी और उर्दू। तो ये कुल मिला के जो 5 लैंग्वेजेज है वो मोस्ट प्रोबेबली पटना में बोली जाती है। इंग्लिश भी बोली जाती है लेकिन उतनी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इंडस्ट्रियल की अगर बात करें तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जितने भी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट हैं उसकी संख्या ये है। रजिस्टर मीडियम एंड लार्ज यूनिट जो है वो ये है, और टोटल इंडस्ट्री ये है, और इसमें नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो 4 है। और टाइप ऑफ इंडस्ट्री ये पूरा टाइप दे रखा है, वीडियो को पॉज करके आप एक एक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है और कैसे होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो मेजर जो एग्रीकल्चरल सेंटर ऑफ ट्रेड है वो पटना लंबे टाइम से रहा है। अब क्यों रहा है, क्योंकि हम ना बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें क्या क्या शामिल है, शुगर केन है, शीशम है, मीडियम ग्रेन है, जो पटना की राइस है, ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे जगहों पे। इसके साथ साथ देखो मल्टीपल शुगर मिल्स हैं जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं पटना के आसपास में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और पटना जो है वो एक और चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बिजनेस और लग्जरियस ब्रांड के आइटम्स जो है वो काफ़ी मिलते हैं, इसलिए इसको लग्जरियस ब्रांड का सेंटर भी माना जाता है, ईस्टर्न इंडिया का सेंटर माना जाता है। और देखो इस पॉइंट को याद रखना, आप अपने आंसर में भी कोट कर सकते हो। पटना जो है वो 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में पटना जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, यानी कि सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर में से आता है पटना, याद रखना। और इस सिटी का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है एवरेज एनुअल रेट का वो है 3.72%, यानी कि इस ग्रोथ रेट से वो हर साल इंक्रीज होते रहता है, डेवलप्ड होते रहता है। पटना आज के टाइम में जो है वो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी के लिए जाना जाता है, इसका सेंटर है। और यहाँ पे बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है पटना में। अब उसकी डेटा जो है वो यहाँ पे दे रखी है, मैं एक एक करके नहीं डिस्कस करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। वीडियो को पॉज करिए और आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करिए। जैसे देखिए एग्रो बेस्ड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 900 तक पर लाख इन्वेस्टमेंट में जो है वो है कि किस जो यहाँ पे इंडस्ट्री पे कितनी खर्च की जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसका ये डेटा है। तो आप आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे मेजर जो है उसमें है लेदर, हैंडीक्राफ्ट और एग्रो प्रोसेसिंग इसमें शामिल है, ठीक है। मेन जो है वो 4 इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको पहले भी बताया, इसमें पाटलिपुत्रा, फतुहा, MIP वीता और वीता। इसको मैप में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये तो फिर से वही चीज़ हो गई कि कितनी रजिस्टर्ड चीज़ें हैं, वो ये ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कौन कितना यूनिट है और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है थोड़ी सी जान लो। जैसे कि एग्रो बेस्ड में देखो टोटल जो है वो 177 यूनिट है, और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आप देख सकते हो कि करीब 897.59 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है ना। और इसी तरीके से सारे टॉपिक दे रखे हैं और यहाँ पे उसमें इन्वेस्टमेंट का दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया इन पटना, तो ये 4 ही इंडस्ट्रियल एरिया हैं, आपको पता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो है MIP वीता का। अब उसके बाद आप देखोगे तो वो है फतुहा, फिर उसके बाद आप देखोगे तो पाटलिपुत्रा और फिर है वीता। तो ये 4 मेजर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है पटना का। अब इसमें जो है वो कितना लैंड रिक्वायर है किसका, वो डिटेल में माइनर इंफॉर्मेशन दे रखी है जो आपके किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये जो 4 मेन इंडस्ट्रियल एरिया हैं, टोटल जो आपको एरिया मिलेंगे उसमें लैंड रिक्वायर है वो है 451.56 एकर्स। अब इतने छोटे छोटे माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिलती हैं, ये भी उतने याद रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ ये आप याद रख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर कितनी है, तो ये 148 है। अच्छा टोटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं, तो वो आपको 674 है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो देखो प्राइमरी स्कूल जो है वो आपको 2198 मिलेगा। मिडिल स्कूल की बात करो तो 1129 मिलेगा, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल
की बात करो तो 357 मिलेगा। नंबर ऑफ कॉलेज 25 है और टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो 21 है। अब ये इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। फर्दर मान लो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फर्दर स्कूल इंक्रीज करनी है, क्या करनी है, तो वहाँ पे इसको रिलेट करके आप यूज कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, तो इसको आप याद कर सकते हो। आगे वहीं जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया है उसका जो है वो यहाँ पे मैप है, तो आप मैप को विजिट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हो। फिर से की पॉइंट है एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, एक बार फिर से आप देख लेना, कुछ नई चीज़ें आएंगी। पेडी, व्हीट, माइट, पोटैटो, मस्टर्ड, पी, ग्रीन, ग्राम, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, कहाँ के, पटना के। ठीक है, ये पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो भी अभी डिस्कशन कर रहे हैं केवल और केवल पटना का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे ही जो है वो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। अब यहाँ पे देखो, लार्ज स्केल पे जो है वो बहुत सारे इंडस्ट्री है और पब्लिक सेक्टर यूनिट भी है जिसको आप पीएसयू बोलते हो। ठीक है, अब इसकी नाम याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इसको पढ़ना भी नहीं है। हाँ, बस ये देख लो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, आप क्या बोलते हो उसको, MSME बोलते हो ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे देखो इसमें MSE में क्या क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है। मेजर एग्जिस्टिंग क्लस्टर में क्या है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए काफ़ी पॉपुलर है, याद रखना। रेडीमेड गारमेंट आपको यहाँ पे मिलती हैं, कपड़े जो ऑलरेडी सिला सिलाया रहता है। लाई मिठाई जो स्वीट है इसके लिए काफ़ी पॉपुलर है। वुडन फर्नीचर यहाँ पे मिलती हैं बहुत ही अच्छे से, और जारी एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क। पोटेंशियल सर्विस में देखोगे तो ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, होटल इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, टेक्निकल कंसल्टेंसी, टूरिज्म और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए तो है ही। हेल्थ और एजुकेशन के लिए तो ये जाना ही जाता है बिहार के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें ना अलग अलग चीज़ का दे रखा है, ये इन्फॉर्मेशन उतने काम का नहीं है आपके लिए, ये बहुत ही माइन्यूट इन्फॉर्मेशन हो गया, तो आपके किसी काम के नहीं है। हाँ, किसी को बिजनेस वगैरह करना है तो उसको इस सारी छोटी छोटी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी कहाँ कैसा है, तो वो देख लो। रेलवे का कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छा है, जो ईस्टर्न रेलवे है वो उससे हमारा जो मेजर सिटी से जो पटना है वो इजिली कनेक्टेड है, वो ठीक है। रोडवे जो है वो उससे भी हमारा वेल कनेक्टेड है। इसमें जो आप हाईवे नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, 31 है, जो दानापुर पटना और दूसरे सिटी से कनेक्ट करता है। एयरपोर्ट है पटना में जिसको जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो मेदर सिटी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता को पटना एयरपोर्ट से जोड़ता है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस बारे में काफ़ी है। अब एजुकेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो देखो आपको पता है कि पटना जो है वो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है पटना के पास। अब पटना में आप देखोगे तो पटना यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था कब, 1917 में। अब ये इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पटना यूनिवर्सिटी से स्टडी करा होगा। ठीक है, आपसे ना इंटरव्यू में जरूर पूछ लिया जाएगा, चाहे मेंस में पूछा जाए या ना पूछा जाए, है ना। और ये देखो 7th ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको पता है ना कौन कौन से कंट्री आते हैं, याद रखना, कमेंट में बताना कौन कौन से कंट्री आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, देखो पटना के पास और भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटी हैं, ऑयल प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल भी हैं, जो कि पूरा का पूरा नाम यहाँ पे लिस्टेड है। सारा का जो यहाँ पे नाम है वो पढ़ने की जरूरत नहीं, वीडियो को पॉज करके एक बार आप नाम बस देख लेना ताकि आपके माइंड में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेरिटेज एंड टूरिज्म में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी हैं, और आपको अगर पढ़ना है तो ये पीडीएफ ना मैं टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हो या वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। जो मेन चीज़ें मुझे लगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको कोई और मेन चीज़ें लग रही हैं तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने जो मेन चीज़ें इसमें देखी वो है बड़ी पटन देवी मंदिर। अब ये जो है वो ब्लैक स्टोन का बना हुआ है। ठीक है, और माना जाता है कि ये जो बड़ी पटन देवी है ये टाउन की देवी है, यानी कि पटना की देवी है ना, और ये प्रोटेक्टर ऑफ पटना है, यानी कि पटना की रक्षा करने वाली देवी है। ठीक है, द राइट थिंग ऑफ सती इज बिलीव इन द हैव फॉलन हियर। ये एक बढ़िया चीज़ है, जो माना जाता है ऐसा कि सती जो एक प्रैक्टिस था, आपको पता होगा कि सती प्रैक्टिस क्या होता है, जिसमें मान लो कि कोई एक मेल पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है वो उसके अंतिम संस्कार के साथ उसकी भी चिता के साथ उसको भी बर्न होना होता था।
सती होना होता था। तो ये सती सिस्टम माना जाता है कि फॉल होना यहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना चाहिए था। अब छोटी पटन देवी के बारे में भी फैक्ट है, लेकिन ये उतना याद रखने वाली चीज़ नहीं है कि इसको किसने बनाया था। तो राजा मान सिंह ने बनाया था कब, तो 1574 AD में। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरे को नहीं लगा कि यहाँ इंपॉर्टेंट है, बट आप देख लेना। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है टूरिज्म से रिलेटेड। मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। देखो, दिगंबर जैन पंचायत मंदिर है। अब इसमें क्या है कि ये ओल्डेस्ट है जो लिविंग बिल्डिंग है इन पटना में। तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट है और लिविंग बिल्डिंग है। तो इसके बारे में हो सकता है कि प्री में क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करते हैं। अब देखो, दानापुर कंटेनमेंट की बात कर लेते हैं। तो दानापुर कंटेनमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जब इसको आप ना जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे आप रिलेट कर सकते हो। क्यों रिलेट कर सकते हो? तो आप देखो कि जो ये ना हेड क्वार्टर था किसका, इंडियन आर्मी का, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा के जो आर्मी में भर्ती हुए थे वो वहाँ पे रहते थे। और इसमें ना काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857, याद रखना। एक स्कूल है जिसका नाम है संत माइकल्स। ये फर्स्ट मिशनरी स्कूल है फॉर बॉयज के लिए इन पटना, वाज फाउंडेड इन 1858, जो कि 1858 में फाउंड किया गया था। तो ये फर्स्ट मिशनरी स्कूल था, इसलिए इसका नाम याद रख सकते हो। ये MCQ में बन सकता है। एक और स्कूल है जो कि संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है। ये ओपन किया गया था 1853 में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया और कलकत्ता और आगरा के बीच में मात्र यही एक स्कूल था जो गर्ल्स के लिए ओपन किया गया था। तो ये आप याद कर सकते हो, स्पेशली गर्ल्स के रेफरेंस में। आगे बढ़ते हैं। ये सब भी इंफॉर्मेशन है हेरिटेज एंड टूरिज्म से रिलेटेड। मेरे को उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी गोलघर। तो गोलघर के बारे में आप जान लो कि इसको बिल्ड करा गया था कब, 1786 में। इसको बिल्ड किया गया था ताकि इसमें जो है वो ग्रेनरी यानी कि ग्रेन्स, अनाज वगैरह रख सके। लेकिन अनसाइंटिफिक डिजाइन से बिल्ड होने की वजह से क्या हुआ कि कभी भी उसमें अनाज वगैरह जो है वो नहीं रखा जा सका। इसकी जो शेप है वो आप देखोगे तो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट डोम शेप आप समझते हो ना, जो गुंबद आकार की होती है। तो ये उसका है, वर्ल्ड का हाईएस्ट है, ठीक है। उसकी सरकमफ्रेंस और डायमीटर वगैरह दी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कितनी सीढ़ियों के स्टेप है 144, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखना कि ये 1786 में बिल्ड हुआ था और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है वो डोम शेप बिल्डिंग है। और ये जो गोलघर है इसका निर्माण हुआ था ग्रेन्स को रखने के लिए, यानी कि ये एक स्टोर हाउस था जिसमें अनाज रखना था। लेकिन ये कभी भी इसमें अनाज नहीं रखा गया क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग हुई वो अनसाइंटिफिक स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग हुई, इसी वजह से नहीं रखा गया। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे ये लगा कि तख्त श्री हर मंदिर साहिब, ये 10th गुरु गोविंद सिंह वाज बोर्न इन द पटना इन 1660। अब देखो ये ना गुरुओं के जो 10th सिखों के जो 10th गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जो जन्म है वो पटना में हुआ कब, 1660 में। और इसी के तहत क्या हुआ कि आगे चल के जो राजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे इनकी जो है वो मंदिर बनवाई। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आप याद रख सकते हैं। अब देखो, कदम ई रसूल मस्क है, जो कि ये मस्क इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद जो हैं उनके होली यानी कि पवित्र जो पैर का निशान है वो वहाँ पे है। और इसको लाया गया था कहाँ से, मक्का से। तो इस वजह से जो है वो ये मस्जिद जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हो। किला हाउस को चाहे तो आप थोड़ी सी देख लो कि ये बिल्ड किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा कब, 1541 AD में। और ये बेसिकली क्या है, तो ये एक प्राइवेट कलेक्शन ऑफ एंटिक्स था। एंटिक्स मतलब बहुत सारी जो रेयर चीज़ें होती हैं ना, जो जैसे मनुस्क्रिप्ट हो गया, तिब्बतियन या इंडियन स्क्रिप्चर हो गया, जो बहुत ही रेयर होता है, उसको यहाँ पे सजो के रखा जाता था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पटना म्यूजियम इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लो कि ये फेमस है किस चीज़ के लिए, तो दीदारगंज यक्षिणी स्टेचू जो है वो डेटिंग आपको 300 BC का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे रिलेक्स ऑफ बुद्धा भी मिल जाएगा, यानी कि बुद्धा का जो रिलेक मतलब समझते हो ना, जो अस्थियाँ होती हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को लिए मिलती हैं। तो इसलिए जो है वो पटना म्यूजियम इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आगे अगर मैं बात करूँ तो महावीर मंदिर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लो। तो ये महावीर मंदिर जो है वो पटना के रेलवे स्टेशन के नियर बाई है और ये काफ़ी पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि इसको एक तो बात हो गई कि इसको बनाया गया था 18 सेंचुरी में और ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पे एक स्पेशल जो है वो बहुत प्रसाद मिलती है और इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, फिर गांधी मैदान की बात करते हैं। गांधी मैदान को हार्ट ऑफ द पटना बोलते हैं। ठीक है, और ये ओपन स्पेस है और हार्ट ऑफ पटना माना जाता है। इसको डेवलप किया गया था 17th सेंचुरी में मेट कैफे के द्वारा। अब यहाँ पे देखो, ये बैंकीपुर क्लब है। अब देखो ये क्लब इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, याद रखना, प्री में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो एक्सक्लूसिवली बाहर से जो ये बताया गया था, यूरोपियंस के लिए ये क्लब था और यहाँ पे एक बोर्ड होता है ना, बोर्ड, वो लगा हुआ था। बोर्ड में क्या लिखा था? नो एंट्री फॉर डॉग्स एंड इंडियंस, है ना, याद रखना क्या है, बंकीपुर क्लब। और इसमें बोर्ड लगा था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, है ना, कि यहाँ कुत्तों और भारतीयों को अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। तो ये बहुत ही आप देख सकते हो कि कैसी स्थिति थी उस टाइम में, तो इसलिए ये क्लब जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे पटना मेडिकल कॉलेज है जिसको आप PMCH बोलते हो। तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए है तो ये समझ लो। तो ये बैंकीपुर डिस्पेंसरी है जो कि ओपन करा गया था कब, 1874 में। और आज के टाइम में ये जो प्लेस है वो BN कॉलेज का काफ़ी सारा जो है वो एक्यूपाइड हो गया है और प्रेजेंटली जो है वो इसको PMCH के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको फाउंड करा गया था कब, 1925 में, जब ये इसको रीनेम करा गया था PMCH। उसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए वो है पटना कॉलेजिएट स्कूल। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1835 में और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पटना का सबसे पुराना स्कूल है। ठीक है, जो कि मॉडर्न लाइन्स पे इसको एस्टेब्लिश करा गया, चलाया जाता है। ये देखो, पादरी की हवेली, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे तो पहले आप ये समझ लो कि ये पटना सिटी में बिल्ड है। कब बनाया गया? तो 1772 में बनाया गया था और ये क्रिश्चियंस का होली प्लेसेस है, यानी कि ये वर्शिप का प्लेसेस है और इसलिए यहाँ पे एक होली हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश करा गया, यानी कि ओपन करा गया 1931 में। मदर टेरेसा जो है वो यहाँ पे बेसिक मेडिकल की ट्रेनिंग जो है वो यहीं पे ली थी। तो मदर टेरेसा की वजह से जो है वो ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, पादरी की हवेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा फाइनल जो है वो हो गया है। तो हमने बेसिक चीज़ें जो है वो यहाँ पे सारी पटना के बारे में डिस्कस कर ली हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो के आपको लगता है कि इसमें किसी तरीके के बदलाव होने चाहिए, सुधार होना चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा। आपका जो रिस्पॉन्स है उसका बिल्कुल ही स्वागत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।